ओके। अच्छा, ऐसे के टाइप्स हैं। तो तीन तरह के ऐसे होते हैं: इशू बेस्ड ऐसे, आर्गुमेंटेटिव और लिटरेरी। ठीक है। आर्गुमेंटेटिव को एक्सपोजिटरी भी कहते हैं, और लिटरेरी जो है वो रिफ्लेक्टिव ऐसे भी होते हैं। तो ये जो लिटरेरी ऐसे हैं, पहली बात तो ये हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इसमें ये नहीं आते, ज़्यादातर नहीं आते। क्योंकि ये आते हैं आप इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ रहे हो, उर्दू लिटरेचर कर रहे हो, तब ये ऐसे आते हैं। तो हमारा तो ज़्यादा फोकस रहेगा इशू बेस्ड और आर्गुमेंटेटिव पर। इशू बेस्ड मतलब जिसमें कोई इशू हो, आर्गुमेंटेटिव मतलब जिसमें कोई आर्गुमेंट्स देने हो। ये पहले भी बात हुई है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, कंपैरेटिवली कंपैरिजन में पढ़ेंगे इसको। इस तरह इशू बेस्ड है, सी पैक एंड सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं जी। फेमिनिज्म पाकिस्तान में जो चल रही है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सारे इश्यूज हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि ये बड़ा स्पेसिफिक टॉपिक है, जिस तरह मैंने बताया कि क्लाइमेट पे आ गया, ग्लोबल वार्मिंग पे आ गया, सी पैक पे आ गया, आईएमएफ पे आ गया। ठीक है। आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है आईएमएफ पे। उसने सिंपल पूछ लिया ये इदारा है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, फॉर एग्जांपल, तो वो क्या है, इशू बेस्ड होगा। और इसमें नीड वेरी लिटिल इंटरप्रिटेशन। आपको ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये रोज़मर्रा कॉलम में आप पढ़ते ही हो कि जनाब क्लाइमेट को ये हो गया, ये मसाइल हो गए, इसको हल करने के लिए अब आप ऐसा करें कि ज़्यादा अपने भट्टों को, ये स्मोक करते हैं उनको अपडेट करें। ठीक है। ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ ना करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये इश्यूज जो हैं हम इसको डेली बेस पे डिस्कस करते रहते हैं। आर्गुमेंटेटिव जिस तरह के क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, ये आपका आर्गुमेंट है। देखें इसमें जो ये लाइन है, इसका मतलब ये है क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। ये एक, इस सब ये सिंपल लाइन नहीं है, ये आप यूँ समझ लें कि क्वेश्चन है, ये एक तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, लेकिन ये है क्वेश्चन। वो पूछ रहा है कि क्या क्लासरूम डिसाइड करते हैं फ्यूचर ऑफ द नेशन। अगर आप कहते हो यस तो आप प्रूव करो, अगर आप कहते हो नो तो आप प्रूव करो। ठीक है। जिस तरह अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग आ जाए इशू बेस्ड में, तो ग्लोबल वार्मिंग नुकसानदेह ही नुकसानदेह है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अगर क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, तो फिर आप इसमें दो राय हो सकती हैं। ठीक है। तो किसी भी नेशन की, हाँ अभी अब मैं आपसे आर्गूमेंट अगर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, आप में से कोई आर्गूमेंट इस बारे में देना चाहेगा कि क्लासरूम क्या हो, क्लासरूम डिसाइड करते हैं फ्यूचर ऑफ द नेशन, क्या तीनों इस बात को एग्री करते हैं या कोई डिसएग्री भी करता है तीनों में से कोई? हाँ भाई, बताएं। वो तो नहीं गया, बोल दो, कोई बात नहीं। जी। हाँ आसिफ, आप एग्री करते हो कि क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन? जी सर। अच्छा। और करते हैं सर। कोई इसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगेंस्ट हो भी सकते हैं। भाई देखे ना, क्लासरूम डिसाइड करते हैं फ्यूचर ऑफ द नेशन, तो ऐसी नेशंस भी तो थी ना सक्सेसफुल, जब क्लास होती नहीं थी, जब तालीम होती नहीं थी। कोई इस नजरिए को लेकर भी तो चल सकता है ना, समझी बात को। तो ये लेकिन वो प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा ना। वो होगा या नहीं होगा, नजरिए की बात है। मैं बात हाँ कर, जी, कह सकते हैं जी सर। हाँ तो आर्गूमेंट है, इसके हक में भी हो सकता है, इसके अगेंस्ट भी हो सकता है। ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है। आपको इसको बहुत ज़्यादा डीपली प्रूव करना पड़ेगा, एक मतलब इसमें अपने आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे आपको, रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। हाँ जी ऐसे हुआ था, प्लेटो का अपना क्लासरूम था, अरिस्टोटल का अपना क्लासरूम था, फॉर एग्जांपल। ठीक है। ग्रीक्स की एजुकेशन के बारे में कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स इस तरह का, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसमें डीपर इंटरप्रिटेशन चाहिए, गहराई से आप बात निकाल के लाओगे तो आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करोगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ये आर्गुमेंट्स जो हैं वो आइडिया, विजडम, फूड्स भी हो सकती हैं, मेटामॉर्फोलिक स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, ये आगे आएंगी फिर आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं और इशू बेस्ड भी होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जांपल्स आएंगी तो देखेंगे। इशू बेस्ड ऐसे कौन से हैं? वाटर क्राइसिस, जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ ना, ये इसको हम अपनी प्रिपरेशन में करेंगे। ठीक है। आप इसी से रिलेटेड आर्टिकल्स भी शेयर करूंगा और इनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तहसीलदार के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाटर क्राइसिस, नेशनल यूनिटी, फेमिनिज्म पे है, हायर एजुकेशन पे आ सकता है।
ठीक है, या मैं आपसे पीडीएफ शेयर करूंगा तो आप खुद ही पढ़ लेना। 10 फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो ये एक इशू है फॉरेन एड के हवाले से, तो ये यहाँ पर ऐड किया गया। सोशल मीडिया, मैंने कहा था कि हम करेंगे सोशल मीडिया। फिर सी पैक, ये नहीं, आप फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। गुड गवर्नेंस का क्राइसिस, ये आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है गवर्नेंस पे और इशू बेस्ड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, वो कहता है कि जी गुड गवर्नेंस का पाकिस्तान में क्राइसिस है, तो इसकी रिफॉर्म्स बताएं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बताएं। तो ये एक तरह का इशू है। पाकिस्तान में नए प्रोविंसेस का इशू, ये भी अभी के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल है ये आपके लिए। ठीक है, डिजिटल रेवोल्यूशन हम इस पे करेंगे। ऐसे डेमोक्रेसी पे देख लेंगे बाद में। आईएमएफ के जो बेल आउट्स हैं, आईएमएफ के बारे में जो है वो कर लेंगे। ऐसे ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ये करेंगे। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में मैं कुछ चाहूँ, मतलब कोशिश करूंगा आपको 2 से 3 अच्छे ऐसे करवाऊँ। ये सारे इश्यूज हैं। आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंटेटिव में या आप ना म्यूट हो जाएं, ठीक है, जब आपसे कोई बात करूं फिर अनम्यूट होना। आइडियाज प्रोपोजिशन हो सकती हैं, विजडम कोट्स हो सकती हैं, मेटामॉर्फोलिक स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। क्या चीज़ें हैं जी आइडियाज प्रोपोजिशन, क्या होता है? किस तरह, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। ये एक आइडिया है, एक सोच है। जेंडर इक्वेलिटी इज अ मिथ। अब ये सिंपल लाइन नहीं है, इसमें इन डेप्थ है। आगे मैं जब आउटलाइन करवाऊंगा ना, तो फिर आपसे पूछूंगा, हाँ भाई बताइए कि इसकी किस तरह से आउटलाइन बनेगी। लिटरेचर के बारे में आ गया। डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस। लेट देयर बी मोर लाइट इन द कॉरिडोर ऑफ वर्शिप, कि अपनी इबादत गाहों में ज्यादा लाइट को आने दो। अब इसको थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ये लाइट क्या होती है एटसेट्रा। इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे कि यार ये क्या मोर लाइट्स वर्शिप में आने दो, क्या मतलब है। ये आइडिया प्रोपोजिशन है। विजडम कोट्स, विलियम शेक्सपियर की, जे जे रोसो की, कोई भी कोट वो देता है, कहता है हाँ जी इसको करो। जिस तरह, इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल द आयरन डू। अगर देखो जो है ना, लोहे को जंग लगता होता है, वो कहता है कि जी गोल्ड रस्ट करे, अगर सोने को ही जंग लग जाए तो लोहे का क्या बनेगा। तो जिस इलाके में सोने को ही जंग लग रहा हो तो लोहे का क्या बनेगा। तो ये इन डीप है, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन चाहिए इसको, और आपको गहराई से सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ना कि आप जो है ना जाबिर बिन हियान बन जाए। ठीक है, केमिस्ट नहीं बनना हो यहाँ पर कि गोल्ड रस्ट और आयरन क्या करेगा इसमें। फिलोसफिकल बात है। और उसके बाद है जी प्रोवर्बियल फ्रेज, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। प्रोवर्ब है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, सिल्वर क्लाउड्स कहते हैं तूफान अगर कहीं आ रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर लाइनिंग है, यानी कि उसमें एक उम्मीद की किरण भी है उन तूफानों में। व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स मेक लेमोनेड। जिंदगी अगर आपको लेमन्स दे तो उनका लेमोनेड बना लो, यानी कि शिकंजी बना लो। तो लेमन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुश्किलात को, हार्डशिप को, कि जिंदगी अगर आपको तकलीफें देती है, चैलेंजेस देती है, तो फिर आप उसको लेमोनेड शिकंजी बना लो, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी बना लो। तो इस तरह से ये जो है ना प्रोवर्बियल फ्रेज या जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे इनमें बातों से बात निकलती है। अब हम और कंपैरिजन करते हैं इन डेप्थ के, ये जो दोनों तरह के ऐसे हैं, इनके क्या फ़वाइद हैं, प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं, नुकसान क्या हैं। सबसे पहले इशू बेस्ड। ठीक है, इशू जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पहले बात की है। तो इसका फ़ायदा क्या है, टॉपिक स्पेसिफिक होता है, आप बड़े आसानी से इसको लिख सकते हो। ठीक है, कोई दो राय नहीं होगी, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, बात बताते हुए। फिर इसका सेंट्रल आइडिया साफ जाहिर है, कोई मसला ही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, और ग्लोबल वार्मिंग नुकसानदेह चीज़ है, हमने इसको हैंडल करना है, कवर करना है। सेंट्रल आइडिया बड़ा वाजे है, आपको इन डेप्थ कूदना नहीं पड़ेगा, स्टांस खुद से नहीं लेना पड़ेगा, गलती के चांस ही नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। ऑफन ओवरलैप विद करंट अफेयर, करंट अफेयर में हम आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो उसमें से ये हमें मिल जाता है। लेकिन इसके साथ एक मसला है कि इसमें डीपर नॉलेज चाहिए। अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग को अ, अगर, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक को पकड़ा है आपने, फिर आपको ये
अब नहीं देखे ना, टॉपिक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो एग्जामिनर को कैसे मुतासिर करोगे? क्योंकि इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी नहीं है, और ज्यादातर लोग उसको कर रहे हैं, ज्यादातर लोग इसको करते हैं, ठीक है, इशू बेस्ड को। तो एग्जामिनर को आप कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे? डीपर नॉलेज की बेस पे। अब डीपर नॉलेज से मुराद ये है कि दुनिया में ग्लोबल, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पर क्या काम हो रहा है, ठीक है, ये आपने हिस्ट्री इसको थोड़ी सी बतानी बतानी पड़ेगी, ठीक है, केस स्टडीज बतानी पड़ेंगी, तो काफी इन डेप्थ आप उसको बताओगे साइंटिफिकली और फिलोसफिकली, ठीक है, केस स्टडीज ऐड करके, तब जाके एग्जामिनर इम्प्रेस होगा। एक और इशू बेस्ड हो गया। अब है आर्गुमेंटेटिव बेस्ड। अब आर्गुमेंट्स क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, ठीक है, या इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल द आयरन डू। तो इसमें ग्रेटर रूम फॉर क्रिएटिविटी, अपनी तरफ से आप लिख सकते हो, जिसको क्रिएटिविटी आती है अपनी तरफ से लिख सकता है, बशर्ते ये कि इसको जो उसको सेंट्रल आइडिया है वो तो समझ आए ना। अगर आपको सेंट्रल आइडिया ही गलत हो गया, तो पूरा ऐसे जितनी मर्जी क्रिएटिविटी डाल दो, केस स्टडीज डाल दो, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड कर दो, वो सब वेस्ट है। लेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। जिस तरह देखें ना, ग्लोबल वार्मिंग पे हमें स्पेसिफिक डेफिनेशन ऐड करनी पड़ेगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो कैलकुलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर ऐड करने पड़ेंगे। इसमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, बस आपने लिखते जाना है। फ्यू लोग, बहुत कम लोग इस तरह के एसेस को अटेम्प्ट करते हैं। मोर इंटरेस्टिंग भी होता है ये, इसके फायदे हैं, ठीक है। कम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे, इसका मतलब एग्जामिनर इसको ज़रा अच्छी तरह से चेक करेगा। तो एक तरह से नुकसान भी है कि अच्छी तरह से चेक करेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से चेक करेगा, हमारी खामियां निकल आएंगी। लेकिन अगर उसने अच्छी तरह चेक किया, अगर कुछ खामियां भी निकल आई, तो वो इसको इग्नोर करेगा। इसका ये फायदा है, क्योंकि आखिर आपने हिम्मत तो की ना उसको लिखने की, उस पर आने की, ठीक है। अपील्स टू द लिटरेरी, अगर कोई लिटरेरी को लिटरेचर टाइप का माइंडसेट का बंदा है, जो कि अमूमन होते ही हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रोफेसर वगैरह होते हैं जो चेक करते हैं। तो अगर लिटरेरी या क्रिएटिव माइंडसेट का एग्जामिनर है, तो उसको वो अपील करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, वो अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। इसके साथ मसला ये है कि इसमें बहुत डाइवर्स नॉलेज चाहिए। अब हमने ज़्यादा बुक्स वगैरह तो रीड की नहीं होती हैं, तो आप अपनी तरफ से ऐसे बोंगियां मारते रहें कि हाँ जी ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो वो एग्जामिनर को अपील नहीं करेगा। वो कहेगा ऐसे कहानियां छोड़ के आ गए हो। ना अल्फाज आपके पास अच्छे हों, ना सेंटेंस आपके पास अच्छे हों, ना कोई केस स्टडीज अच्छी हों, तो फिर इसको फायदा ही नहीं अटेम्प्ट करने का। लेकिन और इसको हल करने के लिए प्रैक्टिस भी अच्छी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की हो अपने आर्गुमेंटेटिव की। अच्छा, कुछ मिथ्स हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे के हवाले से अभी, क्योंकि आर्गुमेंटेटिव अभी तक हमने फाइंड किया कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब कितना मुश्किल होता है, इसके पीछे मिथ क्या है और रियलिटी क्या है, इसको देखते हैं। पहली बात तो ये कि कहते हैं टू मैनी टॉपिक, बहुत ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं जी बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं, ठीक है, क्योंकि अब कोई भी प्रोवर्ब पूछ सकता है, कोई भी, ठीक है, आइडिया प्रोवर्ब पूछ लेगा, आइडियाज कोई भी ऐड कर देगा, तो वो फिर वहाँ इतने टॉपिक्स हम तैयार तो नहीं कर सकते। लेकिन रियलिटी ये है कि इसमें अगर आप बोलो ये इशू बेस देखें, तो इश्यूज भी तो दुनिया में बहुत ज़्यादा है ना, कोई भी इशू आ सकते हैं। तो बहरहाल ये इसमें कोई इतनी बात नहीं है कि बाकी आर्गुमेंटेटिव में ज़्यादा है, ब्रॉड टॉपिक ज़्यादा होते हैं, लेकिन इश्यूज भी दुनिया में ज़्यादा हैं। पर ये मैं अपनी तरफ से आपको वैसे बता रहा हूँ कि इश्यूज ज़्यादा हैं, लेकिन स्पेसिफिक इश्यूज कर लिए जाएं तो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखें ना, अगर आप ये टू मैनी टॉपिक्स वैसे कहा तो जाता है, लेकिन बात एक ही होती है, अल्फाज डिफरेंट हो जाते हैं। तो अगर हम 8 से 10 12 13 टॉपिक्स कर लें जो स्पेसिफिक हों, इम्पोर्टेंट हों, तो वो हम कवर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। वन कैन नेवर प्रिपेयर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि तमाम टॉपिक्स तैयार नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप पास पेपर का एनालिसिस करें तो फिर एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक्स ही होते हैं। वो वायलेंस पे दे देगा, वो एजुकेशन देगा, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, एजुकेशन पे है बेसिकली। तो इस तरह से हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना है नहीं। प्रिपरेशन फॉर दिस टाइप इज डिफिकल्ट, कहता है इशू बेस्ड पे भी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो होती है, आप जो मर्जी ऐसे तैयार करो डिफिकल्ट तो होगा ही। अच्छा, अब ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, एक मिथ है कि मोर पीपल पास इशू बेस्ड ऐसे, कि ज्यादातर लोग इशू बेस्ड ऐसे को पास करते हैं।
तो इसका मसला ये है कि क्वांटिटेटिवली ट्रू है कि ज्यादातर लोग इशू बेस्ड ऐसे पास करते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनली नहीं। मिसाल के तौर पे देखें ना, अगर 100 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं सीएसएस का, 100 स्टूडेंट्स, अब उसमें से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आर्गुमेंटेटिव अटेम्प्ट करते हैं, 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इशू बेस्ड अटेम्प्ट करते हैं। अब जो 10 स्टूडेंट इशू बेस्ड अटेम्प्ट कर आर्गुमेंटेटिव ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें से 7 लोग पास हो जाते हैं। और वो जो 90 थे, उस 90 में वो आते हैं 45 स्टूडेंट्स पास करते हैं। अब आप इसको क्वांटिटेटिवली देखो तो कितने लोग थे जिन्होंने इशू बेस्ड को पास किया? 7 लोग। तो 7 लोग जो थे उन्होंने इशू बेस्ड, सॉरी, आर्गुमेंटेटिव अटेम्प्ट किया, लेकिन वो पास हो गए 7 लोग। और जो इशू बेस्ड वाले थे वो 45 स्टूडेंट्स पास हुए। अब ये क्वांटिटेटिवली तो वाकई ज्यादा है, लेकिन आप ये देखें ना कि 90 ने अटेम्प्ट भी तो 90 ने किया था ना इशू बेस्ड। तो इनकी परसेंटेज निकालें तो इशू बेस्ड को अटेम्प्ट करने वाले 90 थे, पास हुए 45, इसमें 50% पास हुए। जबकि जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात करें तो 10 लोगों ने अटेम्प्ट किया, 7 लोग पास हो गए, तो ये मोर देन 60% है जो पास हुए। ठीक है, तो प्रोपोर्शनली ट्रू है। तो अगर हम इस पर मेहनत करें, आर्गुमेंटेटिव, बहरहाल ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप नए नए स्टूडेंट्स हो, तो हम कोशिश करेंगे पहले जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनको अच्छी तरह कवर कर लें, 8 से 10 को। उसके बाद जो जो हमें टाइम मिलेगा हम उस आर्गुमेंट्स की तरफ आएंगे। अच्छा चलें, अब जो दोनों एसओ का पैटर्न है, ठीक है, ऐसे का मैं ये आपसे कल लिखवाऊंगा भी। ठीक है, कल की जो असाइनमेंट होगी इन दोनों में से लिखवाऊंगा। आपने ये पैटर्न जुबानी याद के लिखना है कि कौन सा ऐसे किस तरतीब से होना चाहिए। देखें, इशू बेस्ड जब आप लिखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग है, फेमिनिज्म, इकोनॉमिक राइट, कोई भी होगा, तो पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है, नो डाउट। सेकंड पैराग्राफ होगा आपका डेफिनेशनल पैराग्राफ, यानी कि उसमें एक्सप्लेन करना होगा टॉपिक को। पहला इंट्रोडक्शन, एक पैरा इंट्रोडक्शन का, एक पैरा होगा उस डेफिनेशनल पैराग्राफ, यानी उस पैराग्राफ को आपने डिटेल से लिखना है। अभी हम आगे लेक्चर्स जाएंगे उसमें पढ़ेंगे ना कि इंट्रोडक्शन से क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आपने ये 5-6 पैरा लिखने हैं अपने स्टैंस पे, जो आपने उस पे लिया है, कोई भी स्टांस लिया है, तो 7 से 8 या 5, 4, 5, 6 इतने पैरेज आपने लिखने हैं। फैक्ट्स एग्जाम्पल्स देकर आपने प्रूफ करना है कि आपका जो स्टांस है वो ठीक है, वही है एक्चुअल में। ठीक है, ऑपोजिट व्यू भी अगर आए तो उसको रेफ्यूट भी करना है इन्हीं पैराग्राफ्स में। उसके बाद 9 और 10 पैराग्राफ जो होगा वो केस स्टडीज का होगा। केस स्टडी से मुराद है फलां कंट्री में ऐसा हुआ था, फलां जगह पर ऐसा हुआ था, हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, तो ये केस स्टडी होती है। अच्छा, और 11th पैराग्राफ होगा रिकमेंडेशन का, और फिर होगी कंक्लूजन। ये आपने अच्छी तरह करना है, इनको याद कर लेना। थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्गुमेंटेटिव की बात करें, एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, दूसरा डेफिनेशन का, और इसमें जो आपके मेन बॉडी पैराग्राफ है ना दरमियान वाले, वो 3 से 5 होंगे सिर्फ आर्गुमेंटेटिव में, क्योंकि इसमें ज़्यादा आर्गुमेंट्स देने नहीं पड़ते हैं आपको, या सॉरी, इसमें इस ज़्यादा आपको ना, क्योंकि आपने स्टांस ले लिया, बस बात खत्म होगी। केस स्टडी ज़्यादा देनी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें आप इतना लिख नहीं सकते। केस स्टडी होंगी तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो थर्ड, 3, 4, 5, 5 सिर्फ 3 पैराग्राफ आपने लिखने हैं मेन बॉडी में केस स्टडी से पहले। 10th पैराग्राफ जो होगा वो आपने इनवर्स लॉजिक देनी पड़ेगी। वो क्या होता है? पता नहीं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया नहीं है या इनवर्स लॉजिक, हाँ बताया है बल्कि, कि आपने ओपोजिट व्यू भी देना है। क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, तो कुछ लोग कहेंगे जो जो कह रहे हैं कि क्लासरूम नहीं 100% डिटरमाइन करते नेशन का फ्यूचर, तो आपने वो भी देना है कि वो गलत किस तरह है। फिर रिकमेंडेशन का एक पैराग्राफ और कंक्लूजन का। ठीक है, ये सीएसएस का पैटर्न है वैसे तो, 8 11 से 12 पैराग्राफ। तो हम पैराग्राफ छोटे कर लेंगे, या 8 से 9 पैराग्राफ भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ना जिसमें 4 पैराग्राफ हैं केस स्टडीज के, आप 2 दे दें, 3 दे दें, शॉर्ट पैराग्राफ दे दें, लेकिन यही तरतीब हो और पैराग्राफ मेंटेन्ड हो, तकरीबन सब में सेम वर्ड्स हो, तो फिर आपके अट्रैक्टिव बनता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है,
इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है ना फिर आप पूछें।